इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। पेशे खिदमत है हालात हाजरा का प्रोग्राम सैर भी। सोमवार 17 अगस्त के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ट्रंप का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम, जबकि जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशकें महदूद करने का ऐलान। ट्रंप के एलची कुशनर गजा अमन मंसूबे पर हमास से गैर मामूली मुज़ाकरात के बाद इसराइल पहुंच गए। हमास का कहना है कि इसराइल को गजा अमन मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया जाए। यमनी हुकूमत ने दावा किया है कि हुसियों के ठिकानों पर मुतअद्दिद हमले से दर्जनों अरकान हलाक और जख्मी हो गए हैं। The Yemeni armed forces have affirmed their commitment to continuing their duties with high efficiency across all fronts. ईरान की पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज उस वक्त खुलेगी जब अमेरिका इस्लामाबाद मुआहदे पर अमल करेगा और हमारी कार्रवाइयां अब तक दिफाई रही हैं, लेकिन मुमकिन है अब जारहाना भी हो जाएं। The most important point is that it was the enemy who initiated this war, and our actions along this path are fundamentally defensive in nature, although they may occasionally take on an offensive character, and that is simply one of the approaches we take. बरतानिया की यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान में ज़रई फजले को ईंधन में बदलने का मंसूबा। जानेंगे कि ये मंसूबा किसानों की आमदन कैसे बढ़ा सकता है। फरारी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी लूचे की $4 करोड़ में तारीखी नीलामी। $40 million, ladies and gentlemen, for the Ferrari Foundation. और देखिए दरियाई घोड़े का कश्ती में सवार सियाहों का ताक़ुब। अमरीकी पायलट का अफगानिस्तान के आसमान पर पुरअसरार शय का हैरानकुन मुशाहिदा। जानेंगे कि 24 साल बाद क्या तफसीलात सामने आई हैं। पेंटागन ने अगस्त 2026 के अवाइल में नामालूम उड़ने वाली अशिया यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से मुतालिक दस्तावेज़ात और तस्वीर का एक नया मजमूआ जारी किया, जिसमें अफगानिस्तान में बागराम के हवाई अड्डे के ऊपर उड़ती नामालूम मुसल्लस नुमा शय का जिक्र भी है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि तीनों मुमालिक की जानिब से मक्का मुआहदे पर दस्तखत से उन्हें बहुत खुशी हुई है। ट्रंप ने कहा कि ये इस बात को जाहिर करता है कि मशरिक़ वस्ता किस तरह यकजा हो रहा है और किस तरह ये मुमालिक ज़्यादा बाबानी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल हो जाएंगे। अमरीकी सदर ने तीनों मुमालिक के सरबराहान को मुबारकबाद देते हुए लिखा कि ये एक बहुत बड़ा जुर्रतमंदाना और पहला अहम कदम है। इस दौरान अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात की वजह से वो जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में नुमाया कमी करना चाहते हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में ट्रंप ने इन सालाना फौजी मशकों को महंगा करार दिया और कहा कि वो इनसे मुतमईन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मजीद लिखा कि उन्होंने अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेट को हिदायत की है कि इन मशकों को महदूद किया जाए। अमरीकी सदर ने अपने फैसले के जवाब में कहा कि उनके दौरे सदारत के दौरान शुमाली कोरिया ने धमकी अमेज रवैया इख्तियार नहीं किया और एहतराम वाला बर्ताव किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उनका कहना था कि अपने और शुमाली कोरिया के किम जोंग उन के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि अमेरिका ने बहुत पहले जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लेने पर इत्तफाक किया था। ट्रंप ने मजीद लिखा कि उन्होंने हाल ही में जनूबी कोरिया के सदर से पूछा था कि क्या वो ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने की हमारी कोशिश में शामिल होना चाहेंगे, तो ट्रंप के मुताबिक जनूबी कोरिया का जवाब था नहीं शुक्रिया। जनूबी कोरिया ने अभी तक ट्रंप के इस ताज़ा बयान पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है।
मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची जैरेड कुशनर इसराइल पहुंच गए हैं, जहां उनकी इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात मुतवक्के है। ये पेशरफ्त कुशनर की जानिब से मिस्र में हमास के साथ होने वाले गैर मामूली मुज़ाकरात के बाद सामने आई है, जिनमें अमरीका के हिमायत याफ्ता गजा अमन मनसूबे पर अमल दरामद पर बातचीत की गई है। गुज़िश्ता माह ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने कहा था कि वो गजा में हमास और दीगर ग्रोहों के मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने के लिए एक मुआहदे तक पहुंच गया है। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने ट्रंप के 15 नुकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें इसराइली फौज के इनखला और एक नई फ़लस्तीनी सिविलियन इंतजामिया के तहत गजा की तामीर नौ का मुतालबा भी किया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि वो मुआहदे पर अमल दरामद से कबल हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने के ख़्वाहां हैं। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता हफ्ते ये भी कहा था कि इसराइल गजा से मुतल्लिक बोर्ड ऑफ पीस की 15 नुकाती दस्तावेज को मुस्तरद करता है। इसराइली दिफाई अफवाज उस वक्त तक इनखला नहीं करेगी जब तक हमास हकीकतन गैर मुसल्लह नहीं हो जाती। इतवार को 8 मुस्लिम ममालिक ने एक बयान जारी करके इसराइल की जानिब से इस मंसूबे को मुस्तरद किए जाने की मजम्मत की थी। ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस की क़यादत करते हैं, जो इब्तिदा में गजा में अमन के क़याम के लिए एक बैनुल-अक़वामी तंजीम के तौर पर तश्कील दिया गया था, ताहम बाद में इसका दायरा कार दुनिया भर के तनाज़ात तक वसी कर दिया गया था। एक फ़लस्तीनी ओहदेदार ने बताया कि ट्रंप के दामाद और खसूसी एलची जैरेड कुशनर ने इतवार के रोज़ मिस्र में हमास के रहनुमा खलीलुल हया की सरबराही में एक वफ्द से मुलाकात की। बाद हमास ने एक बयान में सालिसों और बोर्ड ऑफ पीस पर जोर दिया कि वो इसराइल को अगले मराहिल के लिए तयशुदा रोड मैप की मंजूरी देने पर मजबूर करें। यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने दावा किया है कि शुमाली सूबे अल-जूफ में हूसियों के खिलाफ तोपखाने से हमले किए गए हैं। सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता यमनी अफवाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने सूबा अल-जूफ में हूसियों के इज्तिमात और पनाहगाहों को निशाना बनाया है। इससे कबल यमनी अफवाज ने सूबा मारब में हूसी जंगजुओं के खिलाफ मुतअद्दिद ड्रोन हमले करने का भी दावा किया था। इन अफवाज का दावा है कि उन्होंने सनीचर और इतवार के दौरान कई में हूसियों के ठिकानों के खिलाफ 181 कार्रवाइयां की हैं, जिनमें इस गिरोह के दर्जनों अरकान हलाक और जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि यमन को 2022 में जंग बंदी के निफाज के बाद से दोबारा मुकम्मल जंग की तरफ लौटने के सबसे बड़े खतरे का सामना है। The Yemeni armed forces have affirmed their commitment to continuing their duties with high efficiency across all fronts, pursuing the national battle until its objectives are met, eradicating the threat posed by the Houthi militia and its Iranian agenda, and restoring security and stability to Yemen. ईरानी पासदारान इनकलाब के सियासी नायब यदुल्ला जवानी ने कहा है कि जंग का खात्मा इस्लामाबाद मुफाहमत याददाश्त के मुताबिक होना चाहिए और आबनाए हुर्मुज़ उसी वक्त खोली जाएगी जब अमरीका इस मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में यदुल्ला जवानी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ और इस पर नाफिज इंतजामात कभी भी जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएंगे। पासदारान इनकलाब के सियासी नायब ने कहा कि अमरीका, इसराइल और उनके इत्तेहादी कई माह से कोशिश कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ से निकाल लें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और ओमान के दरमियान एक आबी गुजरगाह के बारे में जो बात इस वक्त ज़ेर बहस है, वो सिर्फ जंग के खात्मे और इसके हतमी तौर पर ख़त्म होने के बाद के लिए है। उनका मज़ीद कहना था कि जंग का आगाज़ दुश्मन ने किया था और ईरान की कार्रवाइयाँ दिफाई नोयत की हैं। ताहम मुमकिन है कि मुस्तकबिल में उनकी नोयत जारहाना भी हो जाए। यदुल्ला जवानी ने कहा कि हुक्म दिए जाने पर मुसल्लह अफवाज अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगी और मुल्क के दिफा, सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दुश्मन के खतरात को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी वक्त पर हर कदम उठाया जाएगा। हाल ही में पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मुशीर मोहम्मद रजा नकदी ने भी ईरानी फौजी हिकमत अमली को दिफाई नजरिए से जारहाना नजरिए में तब्दील करने के फैसले की खबर दी थी। उन्होंने ईरान के रहनुमा मुज्तबा खामनाई की जानिब से कमांडरों की नई तकरीरों को हिकमत अमली तब्दील करने की तैयारी करार दिया था। The Yemeni armed forces have affirmed their commitment to continuing their duties with high efficiency across all fronts, pursuing the national battle until its objectives are met, eradicating the threat posed by the Houthi militia and its Iranian agenda, and restoring security and stability to Yemen.
برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کے ماہرین تعلیم نے پاکستان میں ایک ایسا پلانٹ تعمیر کرنے کے لیے فنڈنگ حاصل کر لی ہے جو زرعی فضلے کو صاف توانائی میں تبدیل کرے گا۔ نارتھمبریا یونیورسٹی کے اسکول آف انجینئرنگ فزکس اینڈ میتھمیٹکس کی قیادت میں چلنے والا یہ منصوبہ سیفر پلس کہلاتا ہے اور کپاس کی ٹہنیوں اور گنے کے فضلے کو ایندھن میں تبدیل کرتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہر سال اس فضلے کی لاکھوں ٹن مقدار جلائی جاتی ہے جو فضائی آلودگی اور موسم سرما کے دوران دھند اور سموگ میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ برطانیہ کی حکومت کی جانب سے تقریباً 12,50,000 پاؤنڈ کی گرانٹ حاصل کرنے والے اس منصوبے کے تحت پنجاب میں خواتین کو زرعی فضلہ جمع کرنے اور فراہم کرنے کے عوض آمدن بھی دی جائے گی۔ اس منصوبے کے تحت کپاس اور گنے کے فضلے کو گرم کرنے کے ایک ایسے عمل سے گزارا جائے گا جسے ٹوریفیکیشن کہا جاتا ہے، پھر اسے بایو کول یعنی حیاتیاتی کوئلے کے چھوٹے ٹھوس ٹکڑوں یا پیلٹس میں تبدیل کیا جائے گا۔ امکان ہے کہ یہ پیلٹس اینٹوں کے بھٹوں اور ٹیکسٹائل ملوں کے بوائلرز میں درآمدی کوئلے کی جگہ 40 سے 50% کم لاگت پر استعمال کیے جا سکیں گے۔ منصوبے کی قیادت کرنے والے ماہرین تعلیم میں سے ایک ڈاکٹر جبران خالق نے کہا کہ پاکستان اپنی صنعتوں کو چلانے کے لیے ہر سال $2.5 ارب سے زیادہ مالیت کا کوئلہ درآمد کرتا ہے، جبکہ فصلوں کا 10 لاکھ ٹن باقی ماندہ مواد کھیتوں میں جلا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی منڈی موجود نہیں۔ اس منصوبے کا مرکزی حصہ خواتین کی قیادت میں قائم ایک بایو ماس کوآپریٹو ہے جو یہ فضلہ فراہم کرے گی۔ یونیورسٹی کے مطابق جنوبی پنجاب کے دیہی علاقوں میں خواتین روزانہ 3 سے 6 گھنٹے ایندھن کے لیے لکڑیاں جمع کرنے میں صرف کرتی ہیں اور اکثر خاندانی کھیتوں میں بغیر اجرت کے کام کرتی ہیں۔ اس کوآپریٹو کے ذریعے پلانٹ کے قریبی علاقوں میں واقع 120 سے زائد گھرانوں کو ایسے مواد کے بدلے باقاعدہ آمدنی حاصل ہوگی جسے ٹھکانے لگانے کے لیے کسان اس وقت ادائیگی کرتے ہیں۔ فراری کی پہلی الیکٹرک کار فراری لوچے ایک نیلامی میں $4 کروڑ یعنی تقریباً پاکستانی 11 ارب روپے میں فروخت ہوئی ہے۔ یہ نیلامی میں فروخت ہونے والی نئی گاڑیوں کی قیمت کا نیا ریکارڈ ہے۔ کیلیفورنیا میں RM 37 کی نیلامی میں فروخت ہونے والی فراری لوچے کا تصور برطانیہ کے آئی فون ڈیزائنر سر جونی آئیو نے پیش کیا تھا۔ یہ اپنی معمول کی قیمت سے 35 گنا سے بھی زیادہ رقم میں فروخت ہوئی ہے۔ جب فراری لوچے مئی میں لانچ کی گئی تھی تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بعض مبصرین نے کہا تھا کہ یہ فراری کے روایتی ڈیزائن سے ہٹ گئی ہے اور بیٹری سے چلنے اور 5 نشستیں رکھنے کے باعث برانڈ کی شناخت کا ایک حصہ کھو بیٹھی ہے۔ سوتھبیز کے مطابق فروخت سے حاصل ہونے والی تمام رقم فراری فاؤنڈیشن کے تعلیمی پروگراموں کو دی جائے گی۔ لوچے کی رونمائی کو حالیہ برسوں میں نئی گاڑیوں کے سب سے اہم لانچز میں سے ایک سمجھا گیا ہے۔ اس گاڑی کے ساتھ فراری نے پہلی بار الیکٹرک گاڑیوں کی منڈی میں قدم رکھا جس پر اس وقت ایلون مسک کی ٹیسلا اور چینی کارساز کمپنیوں کا غلبہ ہے۔ اس گاڑی کی تقریب رونمائی اتنی بڑی تھی جس میں اٹلی کے صدر اور مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کو بھی فراری کی اس پہلی مکمل الیکٹرک گاڑی یعنی EV کو دیکھنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ تاہم انٹرنیٹ پر ناقدین، سرمایہ کاروں اور حتیٰ کہ سیاستدانوں نے بھی فراری لوچے پر سخت تنقید کی ہے۔ لوچے کا اطالوی زبان میں مطلب ہے روشنی۔ اس گاڑی کی تقریب رونمائی کے اگلے ہی دن فراری کے شیئرز میں 8% کمی واقع ہوئی، جبکہ $6,40,000 یعنی پاکستانی کرنسی کے حساب سے لگ بھگ 18 کروڑ روپے مالیت کی اس کار پر بے تحاشا میمز بھی بنائے گئے۔ یہ نہ صرف فراری کمپنی کی پہلی مکمل الیکٹرک کار ہے بلکہ پہلی 5 نشستوں والی گاڑی بھی ہے۔ ماضی میں فراری اپنے طاقتور پیٹرول انجنوں اور زوردار آواز والی سپر کارز کے لیے مشہور رہی ہے اور ان کی جانب سے الیکٹرک گاڑی متعارف کروانے کو ایک بڑی تبدیلی قرار دیا جا رہا تھا۔ کئی برسوں تک فراری نے الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت میں شامل ہونے سے گریز کیا۔ اس کے برعکس آٹو انڈسٹری سے وابستہ بڑی کمپنیاں پہلے ہی اس تبدیلی کو اپنا چکی تھی۔ کارکردگی کے لحاظ سے لوچے بہت سی سپر کارز کے برابر ہے۔ یہ تقریباً 2.5 سیکنڈ میں 0 سے 96 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر سکتی ہے، جبکہ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 190 میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہے۔ $40 million, ladies and gentlemen, for the Ferrari Foundation at $40 million here at RM Sotheby's for our great, great friends at Ferrari at $40 million going for the first time. At $40 million going for the second time. And at $40 million
for the Ferrari Luce, going for the third and final time. Here, only could be done at RM Sotheby's. The car is sold. अफ्रीका में दरिया की सैर के दौरान सयाहों के लिए उस वक्त खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी जब एक दरियाई घोड़े ने उनकी कश्ती का ताक़ुब शुरू कर दिया। ताकतवर जानवर तेजी से कश्ती के पीछे बढ़ता रहा, जिसके बायस सयाहों में खौफ व हरास फैल गया। देखिए ये दिलचस्प और सनसनीखेज मंजर। भारत के दारुल-ए-हुकूमत नई दिल्ली में बैडमिंटन की आलमी चैंपियनशिप का आगाज हो गया है, जहां दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी टाइटल के हुसूल के लिए मुकाबला कर रहे हैं। 7 रोजा इवेंट के लिए स्टेडियम में सिक्योरिटी और इंतजामात पर खसूसी तवज्जो दी गई है, लेकिन इन इंतजामात में एक दिलचस्प और गैर मामूली इकदाम सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। स्टेडियम में बंदरों को दूर रखने के लिए ऐसे अफराद भी तैनात किए गए हैं जो लंगूरों जैसी आवाजें निकाल सकते हैं। आखिर दिल्ली के इस बड़े आलमी खेलों के इवेंट में बंदरों का मसला कितना संगीन है और इन्हें भगाने के लिए ये अनोखा तरीका क्यों इख्तियार किया गया, देखिए मिर्जा एबी बेग की ये रिपोर्ट। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में 17 अगस्त की सुबह इफ्तिताही तकरीब के साथ ही बैडमिंटन की आलमी चैंपियनशिप शुरू हो गई, जिसके लिए ख़ास इंतजामात किए गए हैं। ऐसा करते हो सर, बहुत सारे बंदर भागते हैं। इन जैसे कुछ लोग बंदरों को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से दूर रखने के लिए तैनात किए गए हैं, जहां आलमी मुकाबला मुनक़िद हो रहा है। इंडिया की बैडमिंटन फेडरेशन ने यह गैर मामूली इक़दाम किया है क्योंकि इसी साल जनवरी में मुनक़दा इंडिया ओपन टूर्नामेंट के दौरान स्टैंड्स में एक बंदर चहलकदमी करता नज़र आया था, जिसकी वजह से फेडरेशन पर काफ़ी तनकीद की गई थी। जो हमने इंडिया ओपन जो कुछ हमने फेस किया था, जो इश्यूज़ आए थे वो सब पे काम हुआ है, रेक्टिफाई किया है। दिल्ली में बंदरों की बड़ी आबादी है। इसी साल के अवाइल में दिल्ली की कानून साज असम्बली से बंदरों को दूर रखने के लिए लंगूर की आवाज़ निकालने वाले अफराद की तकर्रुरी की बात सामने आई थी, जिसमें दिलावर खान की टीम शामिल थी। पहले हम लोग लंगूर रखा करते थे, तो उसी तरीके से हम लोग इन चीज़ों की आवाज़ लगाना सीख गए। इस तरीके से हम लोग लंगूरों की आवाज़ निकालना सीख गए। तो उसी हिसाब ने जब हमारे पे ये मेनका गांधी का ऑप्शन हुआ तो उन्होंने बंद करवा दिया कि ऐसे जानवरों को बांध के नहीं रख सकते। ओलंपिक्स में चांदी का तमगा हासिल करने वाली इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एक्स पर लिखा, इस किस्म के हल पर आप हंस सकते हैं, लेकिन इन कोशिशों को सराहे बगैर नहीं रह सकते। इससे कबल सन 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बंदरों को डराने के लिए इंसानों के बजाय 10 लंगूर इस्तेमाल किए गए थे। उस वक्त लंगूर पालने पर पाबंदी नहीं थी। क्या अफगानिस्तान के आसमान पर 2 दहाइयां कबल नजर आने वाली एक पुरअसरार शय महज कोई मामूल का फिजाई मजर थी या वाकई कुछ ऐसा था जिसकी शिनाख्त आज तक नहीं हो सकी? अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से जारी की गई नई UFO दस्तावेजात में 2002 में भगराम एयरबेस के ऊपर एक अमरीकी पायलट के मुशाहिदे का भी जिक्र सामने आया है। इस वाक़े में पायलट ने एक गैर मामूली बड़े तिकोनी शक्ल के जिस्म को आसमान पर देखा था। आखिर इस दस्तावेज में क्या तफसीलात बयान की गई हैं और पेंटागन इन नामालूम फिजाई मुजाहिरे के बारे में क्या कहता है? तफसील उमर आफरीदी से। पेंटागन ने अगस्त 2026 के अवाइल में नामालूम उड़ने वाली अशिया यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक दस्तावेजात और तस्वीर का एक नया मजमूआ जारी किया, जिसमें अफगानिस्तान में बागराम के हवाई अड्डे के ऊपर उड़ती नामालूम मुसल्लस नुमा शय का जिक्र भी है। इन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स का मुअम्मा कई दहाई पुराना है, जब 1957 में पहली मरतबा एक शख्स ने अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI को बताया था कि उसने एक बड़ी तशतीर नुमा कोई शय ज़मीन से फ़िज़ा में बुलंद होते देखी थी। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने नामालूम उड़ने वाली अशिया से मुताल्लिक जो नई दस्तावेज़ात जारी की हैं, उनमें एक वीडियो भी शामिल है जिसमें अफ़गानिस्तान के बागराम एयरबेस के ऊपर एक बिल्कुल अजनबी चीज़ परवाज़ कर रही है। इसके साथ एक फ़ौजी पायलट का बयान भी है जो इस नज़ारे का चश्मदीद गवाह है।
مذکورہ پائلٹ کے مطابق اس نے 2002 میں بگرام کے ہوائی اڈے کے اوپر ایک بڑی اور پراسرار تکون یا مثلث کو پرواز کرتے دیکھا، ایک ایسی شے جس نے بقول اس کے ستاروں کی روشنی کو ڈھانپ دیا تھا۔ مذکورہ پائلٹ نے رپورٹ کیا تھا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 4:30 بجے اسے محسوس ہوا کہ بگرام کے اوپر آسمان میں ستارے ایک کے بعد ایک نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ پائلٹ کو ایک مثلث یا تکون نما شے یا آبجیکٹ مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتی دکھائی دی، جو بلندی پر انتہائی خاموشی اور تقریباً 150 ناٹ کی مستقل رفتار سے حرکت کر رہی تھی۔ اس پر کوئی روشنی نہیں تھی۔ پینٹاگون کی ویب سائٹ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ یا سینٹکوم نے ایک نامعلوم غیر معمولی شے سے متعلق رپورٹ جمع کروائی تھی۔ اس رپورٹ میں 1 منٹ اور 39 سیکنڈ کی ویڈیو شامل ہے، جو امریکی فوجی پلیٹ فارم پر نصب الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ سینسرز کے ذریعے ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ نظارہ نہ تو پہلا تھا اور نہ ہی آخری۔ ان نامعلوم اجسام، اشیاء یا آبجیکٹس کو ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس کا نام دیا گیا تھا، جس کا مخفف UFOs ہے۔ UFOs سے متعلق پہلی بار شائع کردہ ان دستاویزات میں سب سے پرانی دستاویز 1950 کی ہے، جبکہ سب سے نئی 2026 کی ہے۔ BBC کے امریکی نیوز پارٹنر CBC کے مطابق پینٹاگون کی UFO ویب سائٹ پر شائع کی گئی ان 41 نئی دستاویزات میں پینٹاگون فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یا FBI، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یا CIA، محکمہ خارجہ اور ایگزیکٹو آفس آف دی پریزیڈنٹ کی دستاویزات، تصاویر اور ویڈیوز شامل ہیں۔ UFO کا نیا نام UAP یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ انوملس فینومینا ہے، یعنی فضا میں وقوع پذیر ہونے والے ایسے واقعات جن کی فوری طور پر کوئی توضیح سامنے نہیں آئی۔ رواں برس کے آغاز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے بعد، جس میں فوج اور دیگر امریکی سرکاری اداروں کو نامعلوم اڑنے والی اشیاء یا UAP سے متعلق مزید دستاویزات منظر عام پر لانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ دستاویزات جاری کرنے کا یہ 5واں مرحلہ ہے۔ ان دستاویزات کا بڑا حصہ کم معیار اور غیر واضح ویڈیوز پر مشتمل ہے، جو حالیہ برسوں میں UFO سے متعلق انکشافات کا نمایاں حصہ رہی ہیں۔ یہ تصاویر فوجی سینسرز اور کیمروں سے ریکارڈ کی گئی تھیں۔ سینٹکوم کی جانب سے فراہم کردہ ایک اور ویڈیو میں 2025 میں مشرق وسطیٰ کے ایک رہائشی علاقے کے اوپر فوجی طیارے سے حاصل کی گئی فوٹیج بھی دکھائی گئی ہے۔ ویڈیو میں ایک شے نظر آتی ہے جو بظاہر کیمرے کے پاس سے تیزی سے گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس واقعے کی نوعیت اب بھی غیر واضح ہے اور اب تک اس کی کوئی حتمی وضاحت پیش نہیں کی گئی۔ نئی جاری کی گئی 6 دوسری ویڈیوز ایک ہی واقعے کی مختلف مناظر دکھاتی ہیں، جب امریکی اسپیشل آپریشنز فورسز نے ستمبر 2021 میں خلیج عمان کے اوپر ایک نامعلوم شے دیکھی تھی۔ ویڈیوز کے ساتھ جاری کی گئی ایک انٹیلیجنس رپورٹ اس واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فوجی طیارے میں موجود اہلکاروں نے خلیج عمان میں ایک لائیو فائر مشق کے دوران تقریباً 25 نامعلوم مظاہر کا مشاہدہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، یہ اشیاء ٹھنڈے گول کروں کی مانند دکھائی دیتی تھیں جو مختلف فارمیشنز میں پرواز کر رہی تھیں اور کم بلندی پر 250 سے 1300 میل فی گھنٹے کی رفتار سے حرکت کر رہی تھیں۔ پینٹاگون کی جاری کردہ دستاویز میں درجنوں افراد کے نامعلوم فضائی مظاہر دیکھنے کے دعوے بھی شامل ہیں۔ 1957 میں ایک شخص نے امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کو بتایا تھا کہ اس نے ایک بڑی تشتری جیسی کوئی شے زمین سے فضا میں بلند ہوتے دیکھی تھی۔ ان دستاویزات میں ستمبر اور اکتوبر 2023 میں بعض امریکی شہریوں کے دعوے بھی شامل ہیں جنہوں نے تیز روشنی میں سے دھاتی شے کو فضا میں اڑتے دیکھا تھا۔ ان فائل میں مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی فوج کی جانب سے 2022 میں فلمائی گئی ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ عراق، شام اور متحدہ عرب امارات میں بنائی گئی ان فوٹیجز میں دکھائی دینے والے مناظر کو پینٹاگون کی ویب سائٹ پر لا ینحل نامعلوم غیر معمولی مظاہر قرار دیا گیا۔ 2022 میں مشرق وسطیٰ میں کسی نامعلوم مقام پر ریکارڈ کی گئی ایک ویڈیو میں بیضوی شکل کے کسی جسم کو
बाएं से दाएं जानिब इंतहाई तेज़ी से हरकत करते हुए देखा जा सकता है, जबकि इसके साथ मौजूद रिपोर्ट में इसे मुमकिना मिसाइल करार दिया गया। हालिया बरसों में अमेरिका में खला में मुमकिना ज़िंदगी के आसार के बारे में अवामी दिलचस्पी में असर नौ इजाफा देखा गया है। 2022 में कांग्रेस ने 50 बरस बाद पहली मरतबा UFO से मुतालिक समाअतें की, जबकि अमरीकी फ़ौज ने इस मामले में मज़ीद शफाफियत का वादा किया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा के एक बयान ने इस मौजू में मज़ीद दिलचस्पी पैदा कर दी थी। रवां साल फरवरी में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, खलाई मखलूक़ात हकीकी हैं मगर मैंने उन्हें नहीं देखा। बाद में ओबामा ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा था कि शुमारियात के एतबार से कायनात में कहीं ना कहीं ज़िंदगी मौजूद होने के इम्कानात ज़रूर हैं, तहम अपनी दौरे सदारत के दौरान उन्हें इस हवाले से कोई शवाहिद नज़र नहीं आए थे। इसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को हिदायत की थी कि वो खलाई मखलूक़ात और मावराए ज़मीन हयात, नामालूम फ़िज़ाई मज़ाहिर और नामालूम उड़न तश्तरियों से मुतालिक फ़ाइलों तक आवाम को रसाई दें। ट्रंप की हिदायत पर कई दहाइयों पर मुहित इन दस्तावेज़ात की खुफिया हैसियत ख़त्म करके उन्हें रवां बरस मई में ऑनलाइन शाया करने का सिलसिला शुरू किया गया था। UFOs या UAPs के वाक़यात बरतानिया, फ्रांस, रूस, कनाडा और ब्राज़ील में भी रिपोर्ट हुए हैं। क्या ये नामालूम उड़न तश्तरियाँ या मज़ाहिर कायनात में बसने वाली किसी अजनबी मखलूक की जानिब से ज़मीन के बासियों के लिए कोई पैगाम है? ये अब तक एक सरबस्ता राज है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।